अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ। जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर हैं ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatrix.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशेरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर जो कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स को शायद मुझसे बेहतर तरीके से आता हो। इस चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स और मिनरल्स वगैरह एंजाइम्स के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हमारे एमडी कैट के अंदर, एमडी कैट पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर से सिर्फ दो टॉपिक शामिल हैं। पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटीन्स और दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम्स। तो आज के दिन हम इस प्रोटीन्स और एंजाइम्स वाले चैप्टर को ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम किस चीज की, प्रोटीन्स की बात सबसे पहले करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट। प्रोटीन्स का वैसे मतलब भी यही है कि ये पहले आया, प्रोटीन्स यानी कि फर्स्ट की मतलब इसको फर्स्ट न्यूट्रिएंट माना जाता है जो कि इस दुनिया के अंदर आया। बहरहाल प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स क्या चीज है? प्रोटीन्स जो है ना बच्चों, प्रोटीन्स बने हैं अमाइनो एसिड से। ये प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं किसके? मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब आप पहले ये समझे कि अमाइनो एसिड्स क्या है बच्चों। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को समझते हैं। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अमाइनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप्स।
बच्चों ये दो फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन करते हैं? सबसे पहले देखें, कार्बन सेंट्रल एलिमेंट हो गया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH ग्रुप, और एक साइड पर आ गया NH2 ग्रुप, सही ना, अमाइन ग्रुप। एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है और एक साइड पे अमाइन ग्रुप है। एक साइड पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये NH2 लिखा हुआ है, NH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है स्टूडेंट्स? ये कहलाता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। यहां तक क्लियर बात समझ आ गई? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। जबकि अगर हम बात करें अमाइन फंक्शनल ग्रुप की तो इसकी बेसिक नेचर होती है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स के पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन फंक्शनल ग्रुप। एक की नेचर एसिडिक है और एक की नेचर बेसिक है, यानी कि अमाइनो एसिड्स बच्चों डुअल नेचर रखते हैं। अमाइनो एसिड्स डुअल नेचर रखते हैं, एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोल सकते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। बच्चों अमाइनो एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी कि डुअल नेचर रखते हैं। प्लस इनके पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स है, तो हम इनको बाय फंक्शनल भी कहते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इनको बोलते हैं बाय फंक्शनल, यानी कि इनके पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स है। आई होप कि यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है। देखिए अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है, इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अमाइनो एसिड है नंबर 1, कार्बन बीच में, ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है, नीचे एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड विद O, साथ में लिखा हुआ है OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ है NH2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ तक क्लियर बात समझ आ चुकी है स्टूडेंट्स? अब ये पहला अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड। स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है ना। इसी तरह का एक और सेकंड अमाइनो एसिड बना है, कार्बन बीच में, ऊपर एक अल्काइल ग्रुप, नीचे एक हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड विद O, साथ में OH लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है NH2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स होता क्या है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, दो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और कोई बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होगा, जैसे कि वाटर वगैरह एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। आइए जरा देखते हैं कैसे। यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। OH और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे बच्चों? ये बना लेंगे वाटर। अब जब OH और हाइड्रोजन निकल के वाटर बना लेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल तो एलिमिनेट हो गया, है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आप एक बात समझ लें कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप जाके अमाइन ग्रुप से जुड़ जाएगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इस पूरी चीज को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आइए जरा देखते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में क्या लिखा हुआ है? NH। ये कार्बोनाइल ग्रुप किससे जुड़ गया? NH के साथ जुड़ गया। NH के दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? कार्बन, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड विद O, साथ में लिखा हुआ है OH। इसी तरह इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लिखा हुआ है? कार्बन, ऊपर लिखा हुआ है अल्काइल ग्रुप, नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और इधर लिखा हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ लिखे हुए हैं दो हाइड्रोजन। कितने अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ चुके हैं स्टूडेंट्स? अगर आप देखें तो यहाँ पर दो अमाइनो एसिड्स जुड़ चुके हैं। दो अमाइनो एसिड्स अगर आप आपस में जुड़ेंगे तो हम इसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। एक अमाइनो एसिड को बोलेंगे पेप्टाइड, दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो बोलेंगे डाइपेप्टाइड, तीन अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड और चार अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। इस तरह अगर 50 से 100 या हजारों अमाइनो एसिड्स अगर आपस में जुड़ेंगे तो फिर जाके हम उसको प्रोटीन्स कहेंगे, डिपेंडिंग कि कितना लंबा प्रोटीन है, कितना बड़ा उसका स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, वो उसके हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर मास है और उसके हिसाब से हम उसको सिंपल प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जो भी आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जरा यहाँ पर फोकस करें। दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। अब इन पेप्टाइड्स के दरमियान स्टूडेंट्स ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप, मतलब आप ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, आप इसको बोल सकते हैं लिंकेज बोल सकते हैं।
कि कार्बोनाइल ग्रुप अमाइन ग्रुप के साथ जुड़ा है तो इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज जो होती है ना बेसिकली ये अमाइड लिंकेज ही होती है। ये कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में NH ग्रुप लगा हुआ है, ये अमाइड लिंकेज भी इसको बोल सकते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अमाइड लिंकेज। इस तरह प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे अमाइड लिंकेजेस होती हैं, इसलिए प्रोटीन्स को पॉलीअमाइड भी कहा जा सकता है। प्रोटीन्स को पॉलीअमाइड कहा जा सकता है। यहाँ पे हमें समझ आ गया अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते किस तरह से हैं। अमाइनो एसिड्स की अगर बिल्कुल सीधी चेन होती है तो हम उसको लीनियर प्रोटीन बोलते हैं। फिर कुछ जिगजैग चेन होती है तो हम उसको सेकेंडरी प्रोटीन बोलते हैं। फिर कुछ 3 डायमेंशनल चेन्स होती हैं तो उसको टर्शरी प्रोटीन होती है। और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको क्वाटरनरी प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर अभी डिस्कस करना है। आइए जरा चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रोटीन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। प्रोटीन्स क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जरा पढ़िएगा, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकती है। प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस कराएं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं, यानी प्रोटीन्स को वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ये आगे जाके क्या बनाते हैं? ये आगे जाके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। पॉइंट सारा ये कि अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, उनको वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो वापसी वो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगा। तो प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स बनाते हैं अगर आप उनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें। प्रोटीन्स जो है बच्चों यहाँ बता रहे हैं, प्रोटीन्स आर द बेसिस फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यूज। जो प्रोटीन्स है बता रहे हैं, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है किस तरह से कि ह्यूमंस का और एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उनके टिश्यूज हैं, जो उनके ऑर्गन्स हैं, इनको सिंथेसाइज करने में, इनको डेवलप करने में अपना किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन्स नेचुरल पॉलीमर्स यानी कि खुद से बने और कंसिस्ट करते हैं ये अमाइनो एसिड यूनिट्स के ऊपर। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि आपस में जुड़ते हैं प्रोटीन बनाने के लिए वो वेरी कर सकते हैं। उनकी रेंज 2 से लेके सेवरल थाउजेंड तक हो सकते हैं, यानी कि 2 अमाइनो एसिड से जुड़ के 2 अमाइनो एसिड से लेके हजारों अमाइनो एसिड्स तक आपस में जुड़ सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के बारे में बताने के, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इस तरह के एटम्स इसके अंदर मौजूद है। आगे लिखा हुआ है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं, एंजाइम्स वगैरह के तौर पे बिहेव करते हैं और फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिसिपेट करते हैं सिंगल सेल सिग्नल के अंदर और फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये क्या नाम है, प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पे भी काम करते हैं। प्रोटीन्स के फजाइल लिखे हुए, एक मर्तबा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स को अगर हम क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन को क्लासिफाई किया जा सकता है 2 तरह की बेसिस पर। सबसे पहले एक तो हो गया बेस्ड ऑन फंक्शंस के, प्रोटीन्स को आप क्लासिफाई कर रहे हैं फंक्शंस, उसके काम की बुनियाद पर, ये प्रोटीन कैसे काम करेगा उसके फंक्शंस की बुनियाद पर आपको क्लासिफाई कर रहे हैं। दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, आप उसको स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफाई कर रहे हैं। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शन बात करें, प्रोटीन्स को फंक्शन की बुनियाद पर क्लासिफाई करें तो एक जो प्रोटीन है बच्चों उसको हम लोग बोल सकते हैं कैटालाइटिक प्रोटीन या हम उसको बोल सकते हैं एंजाइम्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इसको स्पीड अप करते हैं। तो ये कहलाते हैं बच्चों कैटालाइटिक प्रोटीन्स। ये कहलाते हैं बच्चों कैटालाइटिक प्रोटीन्स। एक हमारे पास प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर मिनरल्स को सप्लाई करते हैं। मतलब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये प्रोटीन्स मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे टिश्यूज के अंदर। और एक होते हैं स्टोरेज प्रोटीन्स, एक कहलाते हैं बच्चों स्टोरेज प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिनरल्स वगैरह को अपने अंदर स्टोर करते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं। और एक कहलाते हैं बच्चों जैसे हार्मोनल प्रोटीन्स। हार्मोनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स जनरेट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। एंजाइम्स कैटालाइटिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। एंजाइम्स जो है बच्चों वो कैटालाइटिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल जैसे कि स्टार्च, हमारी बॉडी के अंदर एक है कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च को
ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है अमाइलेज। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज। अमाइलेज जो है ना वो एक कैटालाइटिक प्रोटीन है। इस तरह प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है प्रोटीज। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह लिपिड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। यहां तक क्लियर बात समझ आ गई? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं ये बच्चों ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स। पहले तो कैटालाइटिक प्रोटीन्स की बात कर लो। कैटालाइटिक प्रोटीन्स क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर। बायोकेमिकल रिएक्शंस उनको स्पीड अप करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जैसे कौन से बायोकेमिकल रिएक्शंस? जैसे कि डाइजेशन हो गया, सच एज डाइजेशन या रिस्पायरेशन, या फिर बच्चों आप बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, सही ना? रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा, ये एंजाइम्स का काम है, कैटालाइटिक प्रोटीन्स का काम है बच्चों ये। अब जरा आगे बात करो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जो कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे टिश्यूज के अंदर। प्रोटीन्स which transport minerals to human body, to animal body या living organisms। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें बच्चों, हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू एवरी सिंगल सेल या एवरी सिंगल टिश्यू, एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ बॉडी। जो भी आप समझ लो, ये बॉडी के हर सिंगल सेल, हर सिंगल टिश्यू, हर सिंगल ऑर्गन तक हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोरेज प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये स्टोर करते हैं मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर। स्टोर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स इन देम। ये क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि क्या करते हैं? अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है, इस तरह करके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हार्मोनल प्रोटीन्स क्या करते हैं? हार्मोनल प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों वो सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं दिमाग से लेके बॉडी के ऑर्गन्स तक। बच्चों ये क्या करते हैं? जनरेट करते हैं सिग्नल्स हमारी बॉडी को समझाते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हाथ उठाना है, तुम्हें ये लड़की अच्छी लग रही है, तुम्हारे बाल इस तरह से ग्रो होने चाहिए, तुम्हें ये खाना खाने का दिल कर रहा है, इस तरह की चीजें। बच्चों आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बात करते हैं। देखें प्रोटीन्स का एक सीधा अगर बिल्कुल स्ट्रक्चर है तो ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोटीन्स। लीनियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये ओनली लीनियर चेन है किसकी? अमाइनो एसिड्स की। ओनली लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है बच्चों, एक कहलाते हैं हमारे पास लीनियर प्रोटीन्स के बाद एक कहलाते हैं सेकेंडरी प्रोटीन्स। एक क्या कहलाते हैं बच्चों? सेकेंडरी प्रोटीन्स। सेकेंडरी प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये थोड़ी जिगजैग टाइप की आपको शेप नजर आएगी। सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर आपको थोड़ी जिगजैग टाइप की प्रोटीन्स की शक्ल नजर आएगी। ठीक है ना? इस तरह करके पूरा मैं आपको अभी इसकी प्रोटीन्स की क्या नाम है शक्ल भी दिखाऊंगा सेकेंडरी प्रोटीन की। इसके अंदर क्या होता है? इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स इस तरह की बुनियादी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह की शेप्स होती हैं इसके अंदर। यहां तक पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? फिर एक होते हैं हमारे पास टर्शरी प्रोटीन्स जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। और फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास क्वार्टरनरी प्रोटीन्स जिसके अंदर और कॉम्प्लेक्स होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं एक्सेट्रा। और टर्शरी प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस वगैरह इस तरह की चीजें भी होती हैं। चलो बच्चों जरा एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या लिखा हुआ है?
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में लिखा हुआ है कि 3 क्लासेस है प्रोटीन्स की जो कि आमतौर पे डिफाइन की जाती है। 3 क्लासेस, एक सिंपल प्रोटीन, एक कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और एक ड्राई प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स होंगे। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब यह है कि इसके अंदर प्रोटीन्स के साथ कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी शामिल होगा, जैसे कि इसमें आयरन या जैसे कि और कोई न्यूट्रिएंट इसमें शामिल होगा। ड्राई प्रोटीन्स का मतलब यह है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल प्रोटीन्स को ही, सिंपल प्रोटीन्स को ही मॉडिफाई करके उनको पॉलीमराइज करके उनसे एक नया किस्म का प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है ड्राई प्रोटीन। आए सिंपल प्रोटीन्स को जरा समझते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स हैं अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सिर्फ क्या बनेगा, ओनली अमाइनो एसिड, सिर्फ अमाइनो एसिड्स बनेंगे या अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स बनेंगे एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल इनकी एग्जांपल है सिंपल प्रोटीन्स की, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और ग्लूटिलिन्स और हिस्टोन्स एक्सेट्रा। बच्चों इनके एग्जांपल्स हैं, आप याद कर लेना। ये चैप्टर आपको मुझसे कहीं बेहतर आता होगा। आगे बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की बात करते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, ये अटैच्ड होते हैं या कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी नॉन प्रोटीन वाले ग्रुप से भी अटैच्ड होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, जो कि कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन वाला ग्रुप कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, सही ना। एग्जाम्पल इनकी क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स या म्यूकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोप्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसके अंदर आपको क्या मिला, इसके अंदर आपको प्रोटीन्स के साथ कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी नजर आया जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा गया। उनकी एग्जांपल्स हमने समझाए। ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, अपने सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स। ड्राइव प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ड्राइव किए जाते हैं सिंपल प्रोटीन से और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। इनकी एग्जांपल लिखी हुई है जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस, पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। के प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की जो चेन है वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, या इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई हुई है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सही ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 स्पेशल अरेंजमेंट प्रोटीन्स के अंदर पॉसिबल है और प्रोटीन्स के पास जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन्स के पास 4 तरह के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोटीन। मैं आपको पहले एग्जांपल्स दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे पहले आपको शेप दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनकी। देखो अगर आप लीनियर प्रोटीन्स की बात करो तो लीनियर प्रोटीन इस तरह की बिल्कुल सीधी चेन के अंदर है, बिल्कुल सीधी चेन के अंदर। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है लीनियर प्रोटीन। और बच्चों ये कौन सा है, ये सेकेंडरी प्रोटीन है जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स टाइप की क्या नाम है अरेंजमेंट्स होती है, इनके इस तरह से सीक्वेंस होती है। ये टर्शरी प्रोटीन्स है। और बच्चों ये क्वाटरनरी प्रोटीन्स है जो कि देखने में इंतहाई कॉम्प्लेक्स लग रहा है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आज तक अनफोल्ड कर करके एग्जैक्ट तरीके से बताना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप आज भी देखोगे तो इसकी क्या किया, इसको कंप्यूटराइज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के तौर पे खोल खोल के देखा जाता है। एक्चुअल में खोलना प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आज भी बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया प्रोटीन्स के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है एक पेप्टाइड चेन के अंदर। इसको सीधी चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, बिल्कुल एक लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। इसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। और बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई मुश्किल बात तो नहीं लिखी हुई इसमें। यहाँ पे बी में क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर लिखा हुआ है कि पेप्टाइड चेंज होती है वो कोई स्पाइरल शेप एक्वायर कर सकती हैं और जिगजैग मैनर के अंदर भी हो सकती हैं। ये जो कॉइलिंग है या जो जिगजैगिंग है पॉलीपेप्टाइड्स की, इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और बच्चों ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पर सी के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है कि अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ट्विस्ट हो जाए फोल्डिंग्स में आ जाए, तो बच्चों ये जो चेन्स होंगी ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाएंगी। कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई इसमें। और क्वाटरनरी प्रोटीन्स में क्या लिखा हुआ है, क्वाटरनरी का मतलब है 4। यहाँ बता रहे हैं कि ये 4th फेज है जिसमें कोई प्रोटीन क्रिएट होता है। क्वाटरनरी प्रोटीन्स होते हैं, इसमें मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो ही प्रोटीन होता है मल्टीपल फोल्डिंग्स में प्रेजेंट होता है।
मल्टीपल फोल्डिंग्स में या कॉइलिंग्स में प्रेजेंट होता है वगैरह वगैरह। और इसके अंदर वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, सॉल्ट ब्रिजेस हो गए स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट ब्रिजेस लिखा हुआ है, सॉल्ट ब्रिजेस हो गए, या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री इसको देते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रोटीन्स का टॉपिक मेरे ख्याल में खत्म हो गया, नया टॉपिक शुरू होगा। पहले तो प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज है और इंपॉर्टेंस है, फिर नया टॉपिक शुरू होगा एंजाइम्स का। यहाँ बता रहे हैं प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये इन्वॉल्व होते हैं कुछ सच प्रोसेस में जैसे कि फूड डाइजेशन वगैरह, सेल स्ट्रक्चर, कैटालाइसिस, मूवमेंट, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड मच मोर। बता रहे हैं 20 से 22 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मोस्ट प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। All but one of these small molecules has the same common structure but varies in the natural chemical group termed as alkyl group। बता रहे हैं इसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, उन सब के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उसके अंदर कोई एक अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप में सब, अल्काइल ग्रुप सब में कॉमन है, लेकिन सब अमाइनो एसिड्स का अल्काइल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड्स के अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट चलता है। मतलब अगर कहीं पे मिथाइल है तो दूसरी जगह पे इथाइल ग्रुप है, इस तरह से। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड के थ्रू या पॉलीअमाइड लिंकेजेस के थ्रू, इसको हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस, बता रहे हैं कि प्रोटीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है बेसिकली तमाम लाइफ, जितनी भी लाइफ के जितनी फॉर्म्स हैं उन सबका एसेंस है। बायो वाले बच्चे इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और ये हेरिडिटी कैरियर के तौर पर बिहेव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये बता रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और ये प्रोटीन्स ही होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये अपने ध्यान में रख लो। एंजाइम्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। और स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन बता रहे हैं प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो हार्मोन्स के तौर पे काम करते हैं, जो हमने अभी पहले शुरुआत में डिस्कस किया था। इनको रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी कहा जाता है, ये हमारी बॉडी के रेगुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स की ग्रेट इंपॉर्टेंस लिखी हुई इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि टैनिंग ऑफ हाइड्स एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। और प्रोटीन्स को द प्रोसेस इज दिस प्रोसेस द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय टैनिक एसिड एक्सेट्रा। बच्चों अब ये यहाँ पे प्रोटीन्स की ना इंपॉर्टेंस लिखी है जिसको आप एक मरतबा पढ़ के याद कर सकते हैं। हमारे नए टॉपिक की तरफ आते हैं। नया टॉपिक है बच्चों हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स के ऊपर बात करेंगे। एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है आज जरा डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इन का मतलब है अंदर, और जाइम का मतलब है यीस्ट, यानी कि ये यीस्ट के अंदर। आप जानते हो बच्चों यीस्ट जो होता है ना, यीस्ट इसके अंदर बहुत सारी यीस्ट, जिसको उर्दू में कहा जाता है खमीर, है ना, खमीर, जिससे डबल रोटी की डो बनाई जाती है, जिससे पिज्जा की डबल रोटी बनाई जाती है यीस्ट से, जिससे पिज्जा की डो बनाई जाती है। कचौरी हलवा पूरी बनाने में इस यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, फुला देता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं तो वो पिज्जा की डो को फुला देता है, या पूरी होती है उसको फुला देता है। इस तरह करके यीस्ट इस तरह से काम करता है। इसके अंदर ये खमीर है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा यीस्ट जो है अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान वगैरह से। तो यीस्ट के अंदर आप जानते हो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि डायस्टेज होता है, इसमें जाइमेज होता है, माल्टेज होता है, इस तरह के बहुत सारे एंजाइम है इसके अंदर। एंजाइम्स बच्चों क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडीज के अंदर, लिविंग बॉडीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को स्पीड अप कर देते हैं, इनको तेज कर देते हैं। जैसे डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। एंजाइम्स होते हैं बच्चों वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्वाइट स्पेसिफिक है अपने एक्शन के अंदर, और टेम्परेचर सेंसिटिव है, पीएच सेंसिटिव है, ये सब बातें आप जानते हैं। सारे एंजाइम सेम काम नहीं करते भाई, सारे एंजाइम सेम काम नहीं करते। हर सबस्ट्रेट का डिफरेंट एंजाइम है, हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है और एक स्पेसिफिक पीएच पर उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है बच्चों बायो कैटलिस्ट के तौर पे एंजाइम्स का रोल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म जो है वो सेट है बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो कि लिविंग ऑर्गन्स के अंदर होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। ये जो प्रोसेसेस हैं ये अलाउ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में और उनको रिप्रोड्यूस करने में और उनका कैटाबॉलिज्म मेंटेन करने में, एनाबॉलिज्म मेंटेन करने में। पहले तो कैटाबॉलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है आप जानते हो बच्चों, मेटाबॉलिज्म जो है ना वो दो प्रोसेसेस का एग्जैक्ट नाम है या दो प्रोसेसेस का सेट है। मेटाबॉलिज्म दो सेट्स का बच्चों क्या है,
दो सेट का मतलब दो प्रोसेस का सेट है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है भाई कि लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, break down in smaller molecule to provide energy, in a smaller molecule to provide energy। यहां तक बच्चों पॉइंट समझ आ गया। जबकि एनाबॉलिज्म में उल्टा होता है, इसमें सिंथेसिस होती है, इसमें डिकम्पोजिशन होती है, इसमें ब्रेकिंग होती है बच्चों। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस का मतलब क्या है, इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ के एक लार्जर मॉलिक्यूल दे देते हैं, स्मॉलर कन्वर्ट हो जाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल में। मिसाल के तौर पे अगर स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में तो ये हो जाएगा कैटाबॉलिज्म, और अगर ग्लूकोज पॉलीमराइज हो रहा है वापसी स्टार्च में तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनाबॉलिज्म। यहां तक पॉइंट समझ आ गया। तो यहाँ बता रहे हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन दोनों का जो इन दोनों प्रोसेस का जो सेट होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्ड, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रक्चर्ड, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। मेटाबॉलिज्म consist of anabolism and synthesized, while catabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules, बेटा कैटाबॉलिज्म में बता रहे हैं कि इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं। दिलों के टूटने की बात नहीं कर रहे, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने की बात कर रहे हैं कि ये आमतौर पे टूटते हैं। एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म के अंदर और वो यूटिलाइज हो जाती है एनाबॉलिज्म के अंदर, यानी कि कुछ नया मॉलिक्यूल बनाने में, सिंथेसाइज करने में यूटिलाइज हो जाती है। और इस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं बच्चों एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वगैरह वगैरह, ये आप बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से जानते होंगे सारा। मेटाबॉलिज्म के दौरान बता रहे हैं बच्चों कि केमिकल्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स बड़े क्रूशियल हैं मेटाबॉलिज्म के लिए क्योंकि वो बायो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं और स्पीड अप करते हैं और रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं बच्चों वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं यानी कि स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, और वो चेंज नहीं होते इस रिएक्शन के दौरान में, यानी कि उनकी कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं होती, एंजाइम्स की कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं होती। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, के वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम्स अपना काम करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है सबस्ट्रेट। यह भी समझाता हूं। और एंजाइम्स इन सबस्ट्रेट को तोड़ के कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। आइए जरा इस इक्वेशन को समझते हैं, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। देखें, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है ना बच्चों, ये जो एंजाइम होगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पर अटैक नहीं करता, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पर अटैक नहीं करता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, तुम्हें उस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। देखो तुम लोग कभी कभी शादियों के अंदर तो गए होगे ना यार, शादियों के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा पार्टीशंस लगे हुए हैं, मर्द एक तरफ है औरतें एक तरफ है ना। और फिर क्या होता है कि आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया आमतौर पे कि मर्दों का खाना ना थोड़ा पहले खुलता है 5 मिनट पहले, और फिर उसके बाद क्या नाम है वेटर्स वगैरह औरतों की तरफ जाके सब करते हैं और 5 मिनट बाद उनका खाना खुलता है ना, ऐसे ही होता है। फिर मर्दों का खाना खुलता है तो वो मर्दे जल्दी जल्दी खाना वाना खा के बाहर आ जाते हैं, शादी हॉल के बाहर आ जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी खवातीन का वेट करते हैं। बाहर खड़े होके गप्पे मार रहे हैं, पॉलिटिक्स को बात कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सही ना, कुछ भी बातें कर रहे हैं, सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो औरतों का खाना जब खत्म होता है आधा पौना 1 घंटे बाद, क्योंकि मर्दों का तो 5 मिनट में खत्म होता है ना, औरतों का आधे 1 घंटे बाद खत्म होता है, सही है। तो वो जब बाहर निकल के आती हैं सारी, एक समझ लो मर्द खड़े हुए काफी सारे लाइन से, मतलब आगे पीछे रैंडम तरीके से खड़े हुए, और वो ना औरतें वो स्टेयर्स से उतरते हुए आ रही हैं। तो फिर क्या होता है, क्या कोई भी मर्द किसी भी औरत को लेके जा रहा होता है या हर कोई अपनी फैमिली को लेके जा रहा होता है? हर मर्द पहचानता है भाई उनकी कौन से घर की खवातीन है, उन्हीं को अपनी बाइक पे पीछे बिठा के गाड़ी में उठा के लेके चले जाता है, ऐसा ही है ना भाई। तो सेम एंजाइम का काम है। हम बॉडी के अंदर खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, हम चावल भी खा रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं, साथ में चिकन भी फोड़ रहे हैं और घी वाली चीजें भी खा रहे हैं, और क्या नाम है, सब कुछ खा रहे हैं हम लोग, पानी भी पी रहे हैं। हमारी बॉडी में एक ही वक्त में हम कार्बोहाइड्रेट भी इनटेक कर रहे हैं, हम प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, हम लिपिड्स भी इनटेक कर रहे हैं, और हम मिनरल्स भी अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं वगैरह वगैरह। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें जाती हैं
तो एंजाइम, हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को पकड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को पकड़ रहा हो। कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को, प्रोटीन स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम उसका नाम होता है अमाइलेज। इसी तरह से जो प्रोटीन्स है उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम होता है प्रोटीज। और लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, उन एंजाइम्स का नाम होता है लाइपेज। इस तरह कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म का प्रोसेस करते हैं, उनको कहा जाता है आइसोमेरेज। कुछ एंजाइम जो होते हैं बच्चों वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं, उनको रिडक्टेस, ऑक्सीडो रिडक्टेस कहा जाता है। एंड कुछ एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोजनेस एंड सो ऑन। इस तरह एंजाइम्स बहुत सारे। अब बच्चों देखो हर एंजाइम अलग तरीके से कैसे काम करता है। इसके लिए दो मॉडल्स आपने पढ़े, एक पढ़ा है आपने इंड्यूस फिट मॉडल जो कि बाद में आया था, और एक आपने पढ़ा था लॉक की मैकेनिज्म के हर ताले की एक डिफरेंट चाबी है। तो यहाँ पर लॉक की मैकेनिज्म को मैं आपको समझा दूंगा। उसमें लॉक की मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे हर ताले की डिफरेंट चाबी होती है तो हर सबस्ट्रेट की एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है। एंजाइम को उस सबस्ट्रेट के साथ में कोलाइड करना है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अपनी तमाम एक्टिव साइट्स के साथ में। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट पूरा एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे, सही तरीके से फिट इन हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर, तो होगा क्या कि फिर वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े रहेंगे तब तक वो कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। ये पूरी एक सिचुएशन है। इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी एक्टिव साइट्स खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहरहाल ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, बायोलॉजी का टॉपिक है, आप इसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ये एंजाइम किससे, सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करके पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स उसी सूरत में बन पाएगा जब सही ओरिएंटेशन में, सही प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होगा। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। फिर क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट टूटकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक पॉइंट समझ आ गया बच्चों? पूरे प्रोसेस में एंजाइम की कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं हुई है। यहां तक बात समझ आ गई? देखो एंजाइम कैसे काम करता है। जब एंजाइम बच्चों अटैच होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ तो एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। एंजाइम कैटेलाइज करते हैं रिएक्शंस को, एंजाइम कैटेलाइजेस द रिएक्शंस एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम में और प्रोडक्ट्स में। यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स बना और फिर कॉम्प्लेक्स ने टूटकर एंजाइम अलग कर दिया, प्रोडक्ट अलग कर दिया। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ के कोई एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, एंजाइम अलग हो रहा है, प्रोडक्ट्स अलग हो रहे हैं। बच्चों ये हमने एंजाइम्स का टॉपिक पढ़ लिया अच्छा खासा। अगर हमने एंजाइम का मैकेनिज्म समझना है तो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था एमिल फिशर, ये वही है जिन्होंने ईस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है। तो 1894 में इन्होंने प्रपोज किया था एक लॉक और की मॉडल। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक शेप रखते हैं जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और ये मॉडल जो होता है एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी, मतलब ये एंजाइम्स कितना स्पेसिफिक है उसको शो करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमें नजर आ रहा है कि ये सबस्ट्रेट है ब्लू वाला और ये पिंक वाला एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो होगा वो किस चीज, सॉरी ये ब्लू वाला एंजाइम है और यहाँ पे बच्चों ये पिंक वाला जो है सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर आके फिट हो रहा है। देखो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन में जाके जुड़ेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद ये एंजाइम जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट होगा ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे स्टार्च जो होगा वो ग्लूकोज में टूट जाएगा या प्रोटीन्स होंगे वो अमाइनो एसिड्स के अंदर टूट जाएंगे। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमारा ये प्रोटीन्स का टॉपिक, एंजाइम्स का टॉपिक और प्रोटीन्स का टॉपिक खत्म हो रहा है। ये इंड्यूस फिट मॉडल की एक डायग्राम दी हुई है, इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे ये एंजाइम है और ऊपर सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट जो है ना इस एंजाइम में पूरे तरीके से फिट नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या करता है एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट्स को रीएलोकेट करके नई शेप बनाता है। नई शेप बनाता है अपनी एक्टिव साइट्स को थोड़ा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और उस सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट करता है और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स बता रहे हैं कि एंजाइम्स के ऊपर एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर और दूसरा पीएच। हर एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक पीएच के ऊपर अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ बता रहे हैं एंजाइम जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं अपने एनवायरनमेंट के ऊपर इन विच दे वर्क। कोई भी फैक्टर जो है वो इनकी केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है, इन एंजाइम्स की शेप को चेंज कर सकता है और उससे एंजाइम्स की
एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों को क्या नाम है अफेक्ट करते हैं, उनको नीचे डिस्कस किया जा रहा है। आज जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सही ना। लेकिन एक खास पॉइंट तक हर एक एंजाइम जो होता है बच्चों वो अपना मैक्सिमम जो रेट से काम करता है, अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक देता है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। आमतौर पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स का 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि इस टेम्परेचर तक अगर रहेगा तो एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन एक खास पॉइंट तक। उसके बाद एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एफिशिएंसी उनकी कम हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल एंजाइम जो होता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, सही है। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बच्चों पॉइंट समझ आ गया। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है एक सर्टेन लिमिट से तो उसमें हीट एडअप हो जाती है और वो क्या कर देती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कर देती है इस रिएक्शन के अंदर। तो हमारे पास रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है। इसमें सिंपल बता रहे हैं, फिजिक्स इन्वॉल्व है यार और कुछ भी नहीं है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, तो एंजाइम्स के अंदर पार्टिकल्स की और एंजाइम्स के अंदर जो एटम्स है ना उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, उनकी कैटालाइटिक स्पीड बढ़ जाएगी, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बढ़ा दिया जाए, तो जो हीट एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस आ जाएंगी और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एंजाइम का वो लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इस चीज को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स की नेचर का खराब होना। इससे क्या होता है बच्चों, रैपिड डिक्रीज आता है इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली। अगर टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट से बढ़ाया जाएगा तो एंजाइम्स की नेचर खराब हो जाएगी, उससे एंजाइम्स की एक्टिविटी बहुत रैपिडली कम हो जाएगी, सही है ना। और हो सकता है कि उसकी एफिशिएंसी परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, खत्म हो जाए, वो एंजाइम बेकार ही हो जाए। आगे बात करते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। इफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अगर एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ा दी जाए तो एक पॉइंट आ जाता है जहां पर अगर सबस्ट्रेट को मजीद बढ़ाया जाए तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बता रहे हैं, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी तेज होती है, एंजाइम्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों अगर एंजाइम्स को कांस्टेंट रखते हुए सबस्ट्रेट को अगर एक लिमिट से ऊपर बढ़ा दिया जाए तो फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी पे मजीद कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एंजाइम्स का जो रेट है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, वो मजीद उससे ज्यादा तेज नहीं कर सकता, भले आप सबस्ट्रेट कितना ही तेज कर दो, कितना ही बढ़ा दो। तो सबस्ट्रेट की एक लिमिट है बढ़ाने की, सही। यहाँ तक पॉइंट समझ आ रहा है। आगे लिखा हुआ है जब तमाम एक्टिव साइट्स होती हैं, तमाम एंजाइम्स की वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर ज्यादा ऐड किया जाएगा तो उसको कोई फ्री एक्टिव साइट मिलेगी ही नहीं, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एंजाइम्स की तमाम एक्टिव साइट सैचुरेट हो गई हैं, सही ना, और रिएक्शन रेट मजीद नहीं बढ़ेगा। और आखिरी बात पे आ जाते हैं बच्चों पीएच पे। तमाम एंजाइम जो होते हैं बच्चों वो काम करते हैं एक मैक्सिमम रेट पे, एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में। इस पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। अगर इस पीएच के अंदर कोई भी स्लाइड चेंज होगा तो उससे एंजाइम्स की स्पीड कम हो जाएगी, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और ब्लॉक भी हो सकती है। हर एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो होता है ना बच्चों, जो हमारे स्टमक के अंदर वर्क करता है, वो एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, यानी कि pH 2 के आसपास, pH 2.6 के आसपास वो एक्टिव होता है। जबकि ट्रिप्सन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करता है, उसकी एक्टिविटी होती है अल्कलाइन मीडियम में, यानी कि वहां पर pH जो है वो 8 से 9 के दरमियान होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा प्रोटीन्स का टॉपिक और हमारा एंजाइम्स का टॉपिक ना पूरे तरीके से खत्म होता है, और इस चैप्टर के हम मजीद MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।